Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear CSS and PMS aspirants. This is Mohammad Mauz Zafar, Deputy Commissioner FPR. Today our current topic is intercultural communication is a panacea to avoid Third World War. ये जो आपका टॉपिक है ये आपके CSS 2021 के ऐसे पेपर में आया है और ये इंतहाई एक इम्पोर्टेंट और बड़ा डिफ़िकल्ट सा टॉपिक था और हार्डली आपके बहुत कम लोग थे जिन्होंने ये एस्पायरेंट्स थे जिन्होंने ये टॉपिक अटेम्प्ट किया है। देखें, आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी और सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि थीसिस स्टेटमेंट इज़ बेसिकली द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द एसे। आपका जो पूरा एसे होगा दैट विल रिवॉल्व अराउंड दैट थीसिस स्टेटमेंट। जिस तरह एक पिवट होता है, पिवट के अराउंड आप रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह आपका पूरा एसे भी इसी पिवट के दरमियान रिवॉल्व करेगा। फिर थीसिस स्टेटमेंट वाली साइड के ऊपर हम आते हैं। थीसिस स्टेटमेंट इज बेसिकली द सिंगल सेंटेंस, दो इट इज सिंगल येट इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स से मेरी मुराद ये है कि हमने जो अपना मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द एसे है उसको एक सेंटेंस के अंदर बयान करना है। जब हमने अपने मेन आर्गूमेंट को एक सेंटेंस के अंदर बयान करना है तो उसके अंदर वी नीड टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग ग्रामेटिकली, वी नीड टू बी वेरी मच मेटिकुलस। उसके अंदर हम डिफरेंट ग्रामेटिकल यूज़ करेंगे, ग्रामर को यूज़ करेंगे। हम देखेंगे हमने कौन से कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं, हमने क्या क्लास यूज़ करनी है, हमने ये कनेक्टिंग वर्ड इधर क्यों यूज़ किया है और ये क्लास इधर क्यों यूज़ की है। इन सारों के होते हुए जो हमारा एक मेन आर्गुमेंट होगा, थीसिस स्टेटमेंट होगा, हम उसको समराइज करेंगे। अब हम स्ट्रेट अवे आ जाते हैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ। अब देखें जी, हमारा जो एसे है वो है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। मैंने अपनी पहले भी जो वीडियोस के अंदर बताया था, सबसे पहले हमने हाईलाइट करना होता है कि हमारे एसे के मेन पॉइंट्स क्या हैं। हमारे एसे का जो इस वक्त मेन पॉइंट है दैट इज इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, पेनिशिया जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं सॉल्यूशन, और थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये हमारे 3-4 मेन पॉइंट्स हैं। इसके गिर्द हमारा जो पूरा एसे होगा वो रिवॉल्व करेगा। फिर आपको मैं साथ साथ थीसिस स्टेटमेंट में आने से पहले मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि थीसिस स्टेटमेंट के अंदर यू हैव टू टेक अप अ स्टैंस। आपको एक स्टैंस लेना है। जब हम स्टैंस की बात करते हैं तो आपका जो स्टांस होगा वो बड़ा ससिंक्ट होगा, क्लियर होगा, एंड यू हैव टू गिव अ वेरी क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू टू द एग्जामिनर। CSS जो एक आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है वहाँ एग्जामिनर आपसे ये डिमांड करता है यू हैव टू बी वेरी मच क्रिटिकल एंड यू हैव टू परसुएड द एग्जामिनर विद योर आर्गुमेंट। तो इसलिए हम इसको कहते हैं आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ दिस एसे। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है। इट इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट the today's globalized world is marred with many socio-economic challenges that pose a threat to global world order based on peaceful coexistence. ये हमारा पहला पार्ट है थीसिस स्टेटमेंट का। सेंटेंस एक है बट इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट। ये पहला इसका पार्ट है। इसमें मैंने इस चीज़ को माना भी है, एक्नॉलेज भी किया और इस्टेब्लिश भी किया है कि जो आजकल की दुनिया है वहाँ सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है दैट इज़ इन जेपर्डी। लेकिन क्योंकि बीइंग एन रीडर, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है, जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, जो रीजनलाइजेशन है और जितने आपके एलिमेंट्स हैं इसके होते हुए, जिसको हम लिंक करेंगे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के से, इसके होते हुए I strongly believe कि these elements are basically the strong impediment towards having a disaster like Third World War. अब क्योंकि मैंने अब इसको निगेट करना है तो मैंने इधर यूज़ किया है however। अब however मैंने क्यों यूज़ किया है? however आर बेसिकली द कनेक्टिंग वर्ड्स। आपने सुना होगा moreover, in addition to, however। however इसका मतलब ये है कि ऑन द कंट्रेरी टू, जो मैंने पहले बात की है मैं उसको निगेट कर रहा हूँ, या उसके आप ये कह लें कि उसके अलावा मेरा जो कंसेप्ट है,
मैंने इसलिए इधर हाउएवर यूज किया, कनेक्टिंग वर्ड यूज किया है, और इन कनेक्टिंग वर्ड से पहले मैंने कॉमा लगाया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं जो अगली पॉइंट ऑफ व्यू अपना बता रहा हूं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस ऐसे के हवाले से, वो ये है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड कनेक्टेड विद ग्लोबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मैं जो बात कर रहा हूं कि आजकल अगर आप दुनिया के ऊपर नज़र डालते हैं या दुनिया को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि आजकल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। हेयर आई मीन कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, आजकल कंट्रीज़ के जो रिलेशनशिप हैं वो बेसिकली आर डिटरमन एंड डिक्टेटेड विद द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अगर आप देखिए, इसमें मैं आपको एग्जांपल भी देता चलूँ फॉर योर ओन ईज। अगर यूएस और चाइना के दरमियान एक राइवली चल रही है, बट अगेन यूएस एंड चाइना आर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड विद इकोनॉमिक रिलेशनशिप, तो मेरा मौकफ इसमें यह है इन द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का कंसेप्ट नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इधर हाउएवर यूज किया है। इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड, ग्लोबल कनेक्टेड विद ग्लोबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मैंने इधर ये यूज किया है, डैश यूज किए हैं। ये बेसिकली क्या है, ग्लोबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को बेसिकली मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि व्हाट आर ग्लोबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैंने इसको आगे एक्सप्लेन किया है, एन आउटकम ऑफ एवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन। देखिए, अगर हम इसको मैं आपको बताता चलूं, देखिए जो आपकी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो हुई है। इट इज बेसिकली एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया, एन आउटकम ऑफ एवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन। ये हम यूज करते हैं जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहें, तो तब हम ये डैश यूज करते हैं। आगे मैंने क्या लिखा, फिर हमारा वर्ब आ जाता है, हैम्पर द थ्रेट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कल्चरल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम और देयर एग्जिस्ट नो चांस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। इसलिए मैंने हाउएवर यूज किया। फिर मैंने दो अपने रीजंस बताए, स्ट्रॉन्ग रीजन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और दूसरा मैंने बताया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। फिर मैं आगे गया ग्लोबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को, क्योंकि अब मैंने थीसिस के अंदर एक सेंटेंस यूज करना था, इसलिए मैंने डैश इस्तेमाल किया और मैंने बताया कि व्हाट इज बेसिकली ए ग्लोबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज बेसिकली एन आउटकम ऑफ एवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन। ये मैंने यूज किया। आगे फिर मैं आ गया, ये अब हमारा वर्ब है सेंटेंस का, हैम्पर द थ्रेट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर देयर बाय प्रमोटिंग ग्लोबल वैल्यूज एज इनविजिज्ड इन द यूएन चार्टर। आप ये देखें, इधर जो मैंने यूज किया है देयर बाय प्रमोटिंग, ये बेसिकली मैंने यूज की है पार्टिसिपल क्लास। व्हाट इज पार्टिसिपल क्लास? ये बेसिकली इट इज एन इजी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स, या आप इसको ये कह सकते हैं इट इज बेसिकली यूज्ड इन द सेंटेंस टू गिव अ शॉर्ट सेंटेंस। बेसिकली क्या होता है कि जब आपका सेंटेंस बड़ा हो रहा होता है तो हम इस क्लास को यूज करते हैं अपना बात को कम्युनिकेट करने के लिए, तो इसलिए मैंने इधर यूज की है पार्टिसिपल क्लास। अब पार्टिसिपल क्लास बेसिकली है क्या? पार्टिसिपल क्लास बेसिकली ये बताती है कि जो पीछे मैंने वर्ब यूज किया है और अगली जो मैं बात कह रहा हूं, द ग्लोबल वैल्यू, प्रमोटिंग ग्लोबल वैल्यूज, इट इज बेसिकली एन आउटकम ऑफ द सेंटेंस। जो मैंने बात की कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इससे खत्म होगी या इट विल इंपीड द थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो मैंने आगे पार्टिसिपल क्लास यूज की, मैंने यूज किया। उससे क्या होगा, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी तो उसका आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, उससे प्रमोट होंगी आपकी ग्लोबल वैल्यूज। ग्लोबल वैल्यूज वो हैं जो कि आपकी यूएन चार्टर के अंदर दी गई हैं। देयरफॉर पार्टिसिपल क्लास क्यों यूज हुई? दैट इज बेसिकली दैट हैज बीन बेसिकली यूज टू गिव एन आउटकम ऑफ द इफेक्ट। पहला जो इफेक्ट क्या, उसका बेसिकली आउटकम क्या होगा, तो ये मैंने बेसिकली इधर पार्टिसिपल क्लास यूज की और यहां जाके हमारा जो थीसिस स्टेटमेंट है वो कंप्लीट होती है। सो दैट्स ऑल डियर एस्पायरेंट्स। अब आपको
इसको मैं थोड़ा समराइज कर दूँ, तो हल्की सी समरी दे दूँ कि थीसिस आपकी एक स्टेटमेंट होगी, बट वी विल यूज कनेक्टिंग वर्ड्स, वी विल यूज क्लासेस, फ्रेजेस to make a one sentence, but we will convey the complete idea. अब देखिए इसमें मेरा क्लियर स्टांस ये है इस ऐसे के हवाले से कि in a given scenario when the world is connected with global values, with intercultural communication, the chances of third world war are still don't exist. That is my viewpoint, and that has been categorically and elucidately given in this thesis statement. Thank you so much.